नमस्कार, ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग जेल के असिस्टेंट जेलर अशोक कुमार साव के घर पर अपराधियों ने आधी रात को किया हमला। जेलर की हिम्मत से डरकर भागे हमलावर। पता पूछने के बहाने महिला के गले से चेन खींचने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्यवाही करते हुए दुर्ग पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्कर को किया गिरफ्तार। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी वर्गों को 15 जुलाई से निःशुल्क बूस्टर डोज लगाने का दिया आदेश। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। दुर्ग जेल के असिस्टेंट जेलर अशोक कुमार साव के घर पर बुधवार की रात करीब 3 से 3:30 बजे के मध्य आदतन अपराधी ने हमला कर दिया, जिससे जेलर का परिवार सख्ते में आ गया। जेलर अशोक कुमार साव ने घटना की शिकायत पद्मनाभपुर चौकी में दर्ज कराई। पुलिस के मुताबिक बीती रात लगभग 3:30 बजे जेल परिसर दुर्ग से उनके पास फोन आया कि वो असिस्टेंट जेलर अशोक साव के घर से बोल रही है। वह लोग जेल परिसर दुर्ग F3 में रहती है। कुछ लोगों ने उनके घर में हमला कर घर का दरवाजा और खिड़की तोड़ रहे हैं। वह लोग कह रहे हैं कि वो सभी लोगों को जान से मार देंगे। सूचना मिलते ही पुलिस की पेट्रोलिंग टीम जेल परिसर के लिए रवाना हुई। इससे पहले कि पुलिस वहां पहुंचती, सभी आरोपी भाग गए। साव के घर की खिड़की के पास एक टूटा हुआ चाकू का टुकड़ा जब्त किया गया है। इससे साफ है कि अज्ञात हमलावर हत्या करने की नीयत से आए थे। पुलिस पीड़ित पक्ष से हमलावरों के बारे में पूछताछ कर रही है। दुर्ग जिले में आरोपियों के हौसले इतने बुलंद है कि आम शासन प्रशासन के अधिकारी तक सुरक्षित नहीं है। केंद्रीय जेल दुर्ग का जेल परिसर काफी सुरक्षित है। इसके बाद यहां आरोपी बेखौफ होकर हथियार लेकर घुसे, दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लोगों को जान से मारने की धमकी दी और उन्हें ना तो कोई देख सका और ना पकड़ा गया। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। मैं यहाँ थाना भी आया है क्योंकि इस रात घर में करीब 3:30 बजे के आसपास मेरे घर में जेल का छूटा हुआ बंदी अमित जोश द्वारा जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। उसी बाबत मैं यहाँ अभी FIR करा के निकल रहा हूँ। किस तरीके से हमला हुआ आपके घर पे? ये करीब 3:30 बजे के बाद से दरवाजे को जोर जोर से पीटने की आवाज़, जैसे लगा कि दरवाजा टूट जाएगा, और गंदी गंदी गालियाँ देकर के साला तेरे को काट डालूंगा, मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ऐसा करके। तो फिर मैं और मेरी पत्नी उठे। हम लोग जो चूँकि बाहर से दरवाज़ा लग रहा था कि टूट मत जाए, तो अंदर से हम लोग दरवाजे को धक्का देके रोके हुए थे कि कहीं दरवाजा टूट न जाए। उसके बाद फिर वो चाकू से, जो मेरा बाहर में जो खिड़की है उसमें जाली लगी हुई है, मच्छर से सुरक्षा के लिए जाली पे वार किया गया। उसके बाद हाथ डाल के अंदर कुंडा खोलने की कोशिश की गई। उस वक्त मैं देखा वो लड़का अमित जोश, जो जेल से छूटा हुआ बंदी है, वो था। और उसके बाद जो है वो चाकू से जो मेरा खिड़की का शीशा है उस पर वार किया। फिर मैं बच्चे से मोबाइल मंगा के, जैसे ही मोबाइल करने लगा, वो बोला तू फ़ोन करके जिसको बुलाना है बुला ले, ऐसा बोल के भाग गया वो। नहीं, वो CCTV फुटेज जब्त किया गया। CCTV फुटेज में केवल एक व्यक्ति है और वो CCTV फुटेज उप जेलर को भी दिखाया गया, क्योंकि रात का समय था, 2-3 बजे, भय में काफ़ी ज़्यादा थे। वो कफ के चिल्ला रहा था, तो उनको लगा कि लोग ज़्यादा हो सकते। पता पूछने के बहाने महिला का मंगलसूत्र खींचकर भागने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि P सुमनलता 12 जुलाई को दोपहर एक्टिवा से अपनी लड़की को स्कूल से लेकर लौट रही थी। इस दौरान 2 युवक लाल रंग की प्लेजर में पहुंचे और कोई पता पूछने लगे। इससे पहले कि महिला कुछ समझ पाती, एक युवक ने उसके गले का मंगलसूत्र खींच लिया और फरार हो गए। इसके बाद महिला ने घटना की शिकायत भिलाई भट्टी थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज चेक कर संदिग्धों की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में एक रिटायर्ड BSP अफसर का बेटा और दूसरे की मां सरकारी स्कूल में टीचर है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि शौक पूरा करने के लिए चेन स्नेचिंग का प्लान बनाया था। इससे पहले कि मंगलसूत्र बेचकर कुछ कर पाते, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपियों द्वारा लूटा गया मंगलसूत्र बरामद कर लिया है। भिलाई में चेन स्नैचिंग करते हुए एक महिला का करीब चेन स्नैच करके भाग रहे थे। 2 आरोपियों को हमने 2 घंटे के अंदर पकड़ लिया। उनका चेन जो है वो भी सुपुर्दनामे में वापस दिया जाएगा। निश्चित रूप से पुलिस की बड़ी सफलता है, क्योंकि चेन स्नैचिंग फैक्ट्री एरियाज में लगातार देखी जा रही थी। युवाओं के खून में
नशे का जहर घोलने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया, साथ ही 4 लाख रुपए से अधिक के नशीले पदार्थ जब्त किए गए। दुर्ग पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है, जिससे लगातार नशे के सौदागर पुलिस की गिरफ्त में हैं। 170 पुड़िया ब्राउन शुगर और प्रतिबंधित 2900 पत्ते अल्प्राजोलम और 288 पत्ते स्पास्मो के साथ 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जब्त की गई पुड़िया की कीमत 4 लाख रुपए से ज़्यादा बताई जा रही है। आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपियों से इस गोरख धंधे से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ की जा रही है। शहर के कई युवा इस नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं और इसका लगातार सेवन करते हैं। दरअसल आरोपी गिरोह दुर्ग समेत अन्य जगहों पर बड़ी मात्रा में खपाते थे। पिछले कई सालों से दुर्ग भिलाई में गांजा, ब्राउन शुगर, चरस, हेरोइन और अफीम का खुलेआम व्यापार किया जा रहा है। युवा इस नशे के आदी बनते जा रहे हैं। गौरतलब है कि दुर्ग शहर में पिछले 3 सालों में पुलिस ने लगभग 100 से अधिक मामलों में नशे के सौदागरों को अपनी गिरफ्त में लिया है, पर अब तक नशे के बड़े सौदागरों को गिरफ्तार करने में पुलिस फिसड्डी साबित हो रही है। वहीं SP अभिषेक पल्लव की माने तो नशे के खिलाफ लगातार दुर्ग जिले में नार्को के तहत कार्यवाही की जा रही है। 16 ग्राम जो है ब्राउन शुगर और 3000 से ज़्यादा गोलियां, नशे की गोलियां जब्त की गई हैं, जिसमें कि अल्प्राजोलम, ट्रामाडोल, डाइसाइक्लोमिन की गोलियां हैं। इस 4 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। ज़्यादातर लोग इन ड्रग्स को खरीद के खुद भी इस्तेमाल करते थे और बेचते भी थे। इनसे पूछताछ में मालूम चला है कि इनके तार जो हैं नागपुर से जुड़े हुए हैं। यहाँ एक लोकल व्यक्ति का भी नाम आया है। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज को सभी के लिए फ्री कर दिया है। 18 साल के ऊपर वालों को मुफ्त में ही बूस्टर डोज दिया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार का यह फैसला अहम माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए कोरोना की बूस्टर डोज जो 60 साल से कम आयु वर्ग के लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में 380 रुपये देकर लगवानी पड़ रही थी, उसे अब निःशुल्क कर दिया गया है। 15 जुलाई से इसके लिए विशेष अभियान शुरू होगा। 75 दिवसीय इस अभियान के तहत सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर कोविड वैक्सीन की मुफ्त अतिरिक्त खुराक दी जाएगी। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ बनाने के लिए सरकार ने अमृत महोत्सव के रूप में कोविड की एहतियाती खुराक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह अभियान चलाने का फैसला लिया है। अब तक 1% से कम को एहतियाती खुराक लगी है। देश के 18 से 59 साल की उम्र के 77 करोड़ लोगों को एहतियाती खुराक दिया जाना है। इसमें से अब तक 1% से भी कम लोगों को एहतियाती खुराक दी गई है। हालांकि 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की अनुमानित 16 करोड़ पात्र आबादी के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं में से लगभग 26% को ही बूस्टर खुराक लग चुकी है। बूस्टर डोज लगाए जाने के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर JP मेश्राम ने बताया कि सरकार के आदेश के बाद प्रिकॉशन डोज अब शिविर लगाकर मुफ्त में लगाई जाएगी। साथ ही स्कूलों में भी स्कूल स्टाफ और बच्चों को टीम के माध्यम से बूस्टर डोज दी जाएगी। वर्तमान में जितने बूस्टर डोज हैं और प्रिकॉशन डोज जिसे कहा जाता है, तो उसके लिए अभी तक 18 से 59 ईयर्स तक के लोगों के लिए प्राइवेट में लग रहा था, लेकिन अभी सरकार के द्वारा इसे फ्री में गवर्नमेंट सेक्टर में लगाने हेतु आ गया है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जब लगेगा तो हम ये चाह रहे हैं कि सभी लोगों को इसका लाभ उठाएं। हमारे जितने स्वास्थ्य संस्थान हैं वहाँ पे तो ये बूस्टर डोज लगेगी ही। साथ में स्कूलों में जो हमारी टीम जा रही है वहाँ पे टीचर्स को भी और अन्य जितने स्टाफ हैं उनको भी लग जाएगा। हम यह भी चाह रहे हैं कि जो जितने भी पत्रकार बंधु लोग हैं, मीडिया के साथी हैं, उन सबको भी हम एक दिन PRO को हम बता देंगे कि एक दिन निश्चित कर लेंगे और एक जगह निश्चित कर लेंगे और उस दिन हम वहाँ पर रख देंगे हमारी टीम को, और जब भी जिससे समय मिलेगा वहाँ जाके अपने परिवार को और खुद जाकर वहाँ पर लगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। भिलाई चरोदा नगर निगम की सामान्य सभा में प्रश्नकाल नहीं रखे जाने को लेकर विपक्षी भाजपा पार्षदों ने सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा। इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के बीच काफी देर तक नोकझोंक चली। सभापति कृष्णा चंद्राकर के निर्देश पर निगम की सामान्य सभा शुरू हुई। महापौर निर्मल कोसरे एवं आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर सहित MIC सदस्य, पक्ष विपक्ष के पार्षद व सांसद प्रतिनिधि की मौजूदगी में निगम सचिव अश्वनी चंद्राकर ने विश्व सूची का वाचन किया। इस बीच भाजपा पार्षद चंद्र प्रकाश पांडे ने सभापति से अनुमति लेकर सामान्य सभा में
प्रश्नकाल नहीं रखे जाने का कारण पूछा। आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर ने इस सवाल का संबंध सभापति और निगम सचिवालय पर टाल दिया। आयुक्त ने बताया कि कलेक्टर के आदेश पर अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना की सूची को मंजूरी देने के लिए सामान्य सभा रखना अनिवार्य था। इसके बावजूद प्रश्नकाल नहीं रखे जाने पर उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था। महापौर निर्मल कोसरे ने कहा कि 16 पार्षदों की मांग पर यह सामान्य सभा रखी गई है। नियम के तहत प्रश्नकाल तभी रखा जाता है जब सामान्य सभा के लिए कम से कम 60 दिन का समय उपलब्ध रहे, लेकिन 1/3 पार्षदों की मांग पर 15 से 20 दिन के भीतर ही सामान्य सभा आयोजित करने का नियम पालन किए जाने की वजह से इस बार प्रश्नकाल नहीं रखा गया। देखिए, सबसे पहले आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग की जनगणना हुई थी उसी को अनुमोदन करके सामान्य सभा से प्रस्ताव पारित करके हमको जिला कलेक्टर महोदय के पास भेजना था, जिसका आज प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अलावा जो सिरसा गेट चौक जो गुमटियाँ जो हमारी बनी हुई थी पालिका बाजार, उसका जो नीलामी हुआ था उच्चतम नीलामी के लिए उसमें अनुमोदन किया गया। साथ ही साथ जो शासकीय अस्पताल के पास जो दुकानें बनी थी उस दुकानों को भी उच्चतम बोली के आधार पर दिया गया। हमारे पार्षदों का मांग था कि हर 3 महीना में समान सभा होना चाहिए। उसमें क्या है, व्यवहारिक चर्चा हो जाता है, कुछ समस्या का समाधान भी हो जाता है। तो मैंने आग्रह किया कि समान सभा रखा जाए। हालांकि 3 महीना में रखा जाता है, फिर भी मंशा के रूप रखा जाए। भाजपा पार्षद ने मांग किया था 16 लोगों ने, जिसमें देल बलदाव महोत्सव और माननीय सीएम मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी का जो पिछड़ा वर्ग का था, राशन कार्ड का था, जिसमें पिछड़ा वर्ग को लाभ मिले और कुछ अन्य वर्गों को, तो आज सामान्य सभा में रखा गया। मेरी एक छोटी सी मांग थी कि भाई जो गरीब हैं, जो रोजी मजदूरी करने वाले हैं, वो प्राइवेट में 300-400 रुपया शुल्क दे करके बूस्टर डोज लगाने में असमर्थ है, तो कम से कम हम निगम की तरफ से ये व्यवस्था करके उन लोगों को बूस्टर डोज लगाने का कम से कम व्यवस्था करें। मैं महापौर जी से बात किया, लेकिन महापौर जी साहब बोले ये केंद्र जाने, मोदी जी जाने, हमारे हम कुछ नहीं कर सकते। आगे चल के रणनीति अब हम बना रहे हैं। हमको बोला गया है कि दीपावली और कब बोला गया, दशहरा के बीच में एक सामान्य सभा रखा जाएगा, जिसमें प्रश्नकाल भी रहेगा। केंद्र की महत्वपूर्ण योजनाएं बहुत सारी है, आवास की, नल जल की और राशन कार्ड से लेके वृद्धा पेंशन से लेके बहुत सारी केंद्र की योजनाएं जो यहाँ पे चल रही है, जो सुचारू रूप से यहाँ पे नहीं चलाई जा रही है। उसको आगे और इम्प्लीमेंट करवाना है, अच्छे से उसको आगे के संचालन के लिए करना है। स्वरूप रेखा बना के अपन आपस में बैठ के इस चीज़ को और जानकारी उनसे लेंगे, कितना फंड राज्य सरकार का, कितना केंद्र सरकार का इसमें निहित है, और उसके बाद आगे का कार्रवाई करेंगे और यहाँ की जो भी मांगे हो सांसद महोदय तक ये बात को अवगत कराएंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी हैं, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। न्यू बस स्टैंड क्षेत्र समेत मुख्य मार्ग नलघर के सामने जीई रोड पर सड़क तक सामान फैलाकर कारोबार करने वालों के खिलाफ कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा के निर्देश एवं आयुक्त प्रकाश सर्वे के मार्गदर्शन पर निगम बाजार विभाग व अतिक्रमण विभाग के अमले ने गुरुवार को कार्यवाही कर अतिक्रमण को हटाया। अवैध अतिक्रमण और शहर को अव्यवस्थित करने वालों पर निगम का अमला सख्त हुआ है। इसी के तहत निगम अमले ने अतिक्रमणकारियों की फोटो व वीडियोग्राफी करवाई और उसके बाद दुकान के बाहर सड़क पर फैलाकर रखे गए सामानों को हटवाया गया। न्यू बस स्टैंड क्षेत्र में दुकान के सामने सड़क में फैलाकर कारोबार कर रहे व्यापारियों और बस स्टैंड पार्किंग के पास ऑटो गैरेज के दौरान कंडम गाड़ियों को हटवाकर साफ सफाई करवाई गई और दोबारा ऐसा नहीं करने की हिदायत दी गई। साथ ही 10,000 जुर्माना वसूलने के प्रावधान भी रखे गए हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कई ऐसी जगह हैं जहां प्राचीन काल में बनाए गए मंदिरों से उनके काल के स्थापत्य कला को जाना जा सकता है।
वहीं कई रहस्यों से भरा देवबलौदा गांव में 13वीं शताब्दी का ऐतिहासिक शिव मंदिर है, जहां दूर दूर से शिव भक्त दर्शन करने आते हैं। क्या है खास इस मंदिर में, आइए जानते हैं ग्रैंड न्यूज़ पर। दुर्ग जिले के देवबलौदा में स्थित कलचुरी राजाओं ने 13वीं शताब्दी में मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर की बनावट काफ़ी भव्य है। मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी भी उत्कृष्ट व आश्चर्यजनक है। मंदिर की दीवारों पर पशु पक्षी पेड़ पौधे रामायण के किरदारों के साथ साथ नित्य संगीत को भी पत्थरों पर उकेरा गया है। मंदिर के बरामदे को बड़े बड़े पत्थरों के माध्यम से बनाया गया है। वहीं गर्भगृह में जाने के लिए सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतरना पड़ता है। मंदिर के गर्भगृह में प्राचीन शिवलिंग आज भी विराजमान है, जिसकी पूजा पाठ प्रतिदिन विधि विधान से की जाती है। मंदिर के अंदर भगवान शंकर के साथ साथ जगन्नाथ, माता पार्वती समेत कई देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं। वहीं मंदिर के मुख्य द्वार पर भगवान गणेश की 2 भव्य प्रतिमा भी रखी गई हैं। मंदिर के ठीक सामने भगवान शंकर की सवारी नंदी की प्रतिमा विराजमान है, जिसे पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित किया गया है। इसके साथ ही मंदिर के सामने पीपल पेड़ के नीचे खुदाई से मिले कई खंडित प्रतिमाओं को संरक्षित कर रखा गया है। इन मूर्तियों से कलचुरी प्राचीन स्थापत्य कला की पहचान की जा सकती है। कलचुरी प्राचीन मूर्ति कला व धार्मिक मान्यताओं व स्थापत्य कला की जीवंत गाथा के रूप में आज भी यह प्रतिमाएं लोगों को उस काल की जानकारी दे रही हैं। मंदिर के अंदर करीब 3 फीट नीचे गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग और मंदिर के बाहर बने कुंड को लेकर प्रचलित लोक कथाओं के बीच यह मंदिर अपने आप में खास है। बताया जाता है कि मंदिर को बनाने वाला शिल्पी इसे अधूरा छोड़कर ही चला गया था, इसलिए इसका गुंबद ही नहीं बन पाया। वहीं यहाँ मौजूद कुंड के भीतर 2 कुएं हैं, जिसमें से एक कुएं का संबंध सीधे पाताल लोक से है, जिसके कारण यहाँ का पानी कभी नहीं सूखता। इस कुंड में स्नान मात्र से ही रोग दोष दूर हो जाते हैं। इस कुंड के जल से ही भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। दूसरे कुएं के अंदर एक गुप्त सुरंग है, जो सीधे आरंग में निकलती है। इसी गुप्त सुरंग से शिल्पकार मंदिर अधूरा छोड़कर आरंग पहुंच गया था। आरंग पहुंचने के बाद श्रापवश शिल्पकार पत्थर का हो गया, जो आज भी आरंग में देखा जा सकता है। मंदिर के निर्माण से जुड़ी एक कहानी यह भी है कि जब इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा था, उस दौरान 6 महीने तक लगातार रात ही थी, इसलिए इस 6 मासी मंदिर के रूप में जाना जाता है। 6 माही मंदिर की कहानी यह भी है, 6 मासी रात बीत जाने के बाद दिन हो गया, जिसके कारण इसके ऊपर गुंबद के निर्माण को अधूरा छोड़ दिया गया। राजा ने इस मंदिर को 6 मासी रात में पूर्ण करने की जिम्मेदारी शिल्पकार को दी थी। मंदिर के पंडित गंगाधर नागदेवे बताते हैं कि मंदिर के बारे में मान्यता यह भी है कि जब शिल्पकार मंदिर को बना रहा था, तब वह इतना लीन हो चुका था कि उसे अपने कपड़े तक का होश नहीं था। दिन रात काम करते करते वह नग्न अवस्था में पहुँच चुका था। उस कलाकार के लिए एक दिन पत्नी की जगह उनकी बहन भोजन लेकर आई। जब शिल्पी ने अपनी बहन को सामने देखा तो दोनों ही शर्मिंदा हो गए। शिल्पी ने खुद को छुपाने के लिए मंदिर के ऊपर से ही कुंड में छलांग लगा दी। बहन ने देखा कि भाई कुंड में कूद गया तो इससे गम में वह बगल के तालाब में कूद गई। आज भी कुंड और तालाब दोनों मौजूद हैं और तालाब का नाम भी करसा तालाब पड़ गया, क्योंकि जब वह अपने भाई के लिए भोजन लेकर आई थी तो भोजन के साथ सिर पर पानी का कलश भी था। तालाब के बीचों बीच कलशनुमा पत्थर आज भी मौजूद है। में मात्र एक ही मंदिर है, जो पुरातत्व विभाग का शिव मंदिर। तो यहाँ पर क्या है कि जमीन के अंदर से शिवलिंग निकला हुआ है, उसके बाद भी क्या है पूरा मंदिर बना हुआ है। तो मंदिर की विशेषता यह है कि जो कारीगर जिस मंदिर को बना रहा था, तो मंदिर बनाने के समय में वो बिना वस्त्र का बना रहा था, और उसकी हमेशा उसकी पत्नी जो थी हमेशा टिफिन लाती थी। तो मंदिर जब वो पूरा कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट करने के बाद में क्या है कि घर में कुछ ऐसे काम आ गए कि उसकी यादगार भूल गई उसके पत्नी का, कि मेरा पति जो है बिना वस्त्र का मंदिर बना रहा है, तो बहन को नहीं भेजना चाहिए। उसकी यादगार ऐसा भूल गया, तो बहन को बोली कि जाओ भाई आज आप टिफिन लेके, मेरे को कुछ कार्य में व्यस्त हूँ मैं, तो नहीं जा सकती। तो बहन टिफिन लेके आई, तो भाई देखा कि आज मेरे कलश का काम करना है, कलश को छू रहा था कलश का काम करने के लिए। तो भाई ने देखा कि बहन आ रही आज टिफिन लेके, तो अब बहन के सामने तो मैं खड़ा नहीं रह सकता, लज्जा के मारे वो उस कुंड में कूद गया है। दाहिने साइड में है कुंड, और उसका जो बहन है वो स्टेचू वहाँ पर तालाब बन गई, वो टिफिन लेके स्टेचू बन गई ना, पत्थर बन गई वो। तो आज भी वो खड़ी है, तो उसको करसा तालाब के नाम से जाना जाता है।
और इस कुंड की विशेषता यह है कि इसमें 23 सीढ़ियाँ हैं। 23 सीढ़ियाँ के नीचे में एक कुआं है, काला पत्थर से बना हुआ। भक्तों का कहना है कि सावन भर में भोलेनाथ को केवल जलाभिषेक करने से ही वे खुश हो जाते हैं। हर साल हम देव बलौदा शिव मंदिर पहुंचते हैं। भोलेनाथ सभी की मुरादें पूरी करते हैं। सावन के महीने में उपवास भी रखा जाता है। हम लोग हर महीने सावन के सोमवारी को यहाँ जल ढारने आते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं। सबकी मनोकामना भोलेनाथ पूरा करते हैं। और हम लोग साप्ताहिक चर्चा भी हर सोमवार को इस मंदिर में करने आते हैं। इसमें बहुत सारे शिष्य भाई बहन भी सम्मिलित रहते हैं, क्योंकि भोलेनाथ ऐसे हैं जो सबकी मनोकामना पूरा करते हैं। सावन सोमवारी में हम लोग पूजा करने आते हैं। अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए हम लोग शिव जी की पूजा करते हैं। इसलिए सावन सोमवारी का जो उपवास और व्रत हम लोग यहाँ करते हैं, एक साथ मिलकर भी करते हैं। सवेरे 9 बजे यहाँ पे अभिषेक होता है, जिसमें सभी लोग ग्रामवासी के लोग और सभी लोग आते हैं पूजा अर्चना किया करते हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से हर्ष सोनी की रिपोर्ट। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की अति महत्वाकांक्षी योजना नरवा घुरवा बाड़ी का अच्छा परिसर दुर्ग जिले में देखने को मिल रहा है। इसकी शुरुआत नकपुरा ग्राम के राधे राधे महिला स्व सहायता समूह के द्वारा की गई, जहां 15 महिलाओं ने समूह से जुड़कर लेयर मुर्गी फार्म के लिए जिला पंचायत के माध्यम से प्रशिक्षण लिया। वह वर्तमान में 385 मुर्गियों के साथ फार्मिंग शुरू की, जिसे लेकर महिलाओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। ग्रैंड न्यूज़ संवाददाता ने महिलाओं से जब बातचीत की तो उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस वक्त हम दुर्ग से 25 किलोमीटर दूर नकपुरा गांव में खड़े हुए हैं, जहां पर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गुरवा बाड़ी के तहत जो है लेयर मुर्गी फार्म की शुरुआत की गई है, जहां पर राधे राधे स्व सहायता समूह की महिलाएं दिन रात कार्य करके इस जो ये केंद्र है उसकी देखभाल कर रही हैं। यहाँ पर लगभग 385 मुर्गियाँ हैं और महिलाएँ किस तरीके से मुर्गियों की देखभाल कर रही हैं और किस तरह से स्वावलंबी बन रही है, आइए हम उन महिलाओं से बातचीत करते हैं और पूछते हैं। इस वक्त हम लेयर मुर्गी फार्म के अंदर पहुंच चुके हैं और आप यहां मेरे साथ देख रहे हैं कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो मुर्गी फार्म में मुर्गियों की देखभाल कर रही हैं। मुर्गियों ने कुछ अंडे भी दिए हुए हैं। आइए हम महिलाओं से बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो किस तरीके से यहाँ पर अपना समय बिताती हैं और किस वक्त आती हैं, किस तरीके से इन मुर्गियों की देखभाल करती है। जी मैडम, आइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम पुष्पा ठाकुर है। जी, ये जो मुर्गी फार्म है, लेयर मुर्गी फार्म है, यहाँ पर अभी लगभग कितनी मुर्गियाँ और किस तरीके से आप लोग देखभाल करती हैं इनकी? यहाँ पे अभी 385 मुर्गे हैं। हम लोग सुबह आते हैं, दाना पानी देकर शाम को फिर से जाते हैं और फिर शाम को और आते हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ काम करके? काम करके अच्छा तो लग रहा है कि धीरे धीरे अंडे देना चालू कर दिए हैं, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो लग रहा है कि भविष्य में और ज़्यादा देंगे और हम लोगों को फ़ायदा होगा इससे। आपका नाम बताइए। पुष्पा ठाकुर। ये थी पुष्पा ठाकुर जी, जिन्होंने हमें बताया कि वो इस फार्म में किस तरीके से कार्य करती हैं। आइए कुछ महिलाएं और हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि वो मुर्गियों का दाना और जो निकलने वाले जो अपशिष्ट हैं उसका वो क्या उपयोग करती है। जी मैडम, बताएंगे आप लोग यहाँ पर कितने बजे आते हैं? मुर्गियों को दाना देना से लेकर के उनके अंडे समेटना किस तरीके से कार्य करते हैं? यहाँ हम लोग सुबह 9 बजे से आ जाते हैं, उसके बाद 12 बजे फिर चले जाते हैं, उसके बाद फिर 3-4 बजे फिर आते हैं दाना पानी देने। इनकी मुर्गियों कैसे देखभाल करती हैं इनकी? इसकी सुबह आते हैं ना, तो उसके बाद हम लोग दाना देते हैं, एक में ना 2-2 किलो दाना देते हैं। एक बार में कितने अंडे यहाँ पर उपलब्ध होते हैं? यहाँ पर अभी शुरुआत है तो 60, 65, 70 ऐसे आते हैं। 60, 65, 70 अंडे आ जाते हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ काम करके? यहाँ तो शुरू है, फिर भी हमारा बहुत अच्छा लगा था। हमारे पास राधे राधे स्व सहायता समूह की अध्यक्ष भी मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं कि वो किस तरीके से इन महिलाओं के समूह की पूरी देखभाल करती हैं और किस तरह से ये जो लेयर मुर्गी फार्म है उसे संचालित कर रही हैं फिलहाल। जी मैडम, बताएंगे अभी आप कितनी महिलाओं को लेकर के काम कर रही हैं? जी, हम लोग समूह में कम से कम 15 महिलाएं हैं अभी जी। और हम लोग मतलब 2-2 की मतलब ऐसी लगाए हैं, जैसे 2 कल आते हैं, 2 परसों आते हैं, ऐसे करके फिर सुबह आते हैं और फिर साफ़ सफाई का पहले देखते हैं और कीड़ा वगैरह ये सब तो नहीं है, जानवर जो मुर्गी को नुकसान पहुँचाए उसको फिर पानी देते हैं। और जैसे अभी हम लोग दाना तो 1.5 किलो सुबह देते हैं और वही 1 किलो या 1.5 किलो शाम को देते हैं, फिर अभी उतना काफ़ी होता है। मुर्गियाँ जो अंडे देती है उन्हें बाज़ार में किस तरीके से आप लोग ले जा करके बेचती हैं, फिर उससे जो राशि पैदा होती है उसका आप लोग क्या करते हैं?
जी, अभी हम लोग मुर्गियों का अंडा बेचने के लिए दुकान में संपर्क किए हैं, लेकिन अभी दुकान में सेल करने के लिए उतना अंडा उपलब्ध नहीं हो पाया है, तो अभी मोहल्ले में जैसे भी है अभी बिक जाता है। फिर उसके बाद दुकान के लिए सेल करने के लिए हो जाएगा तो फिर दुकान में बेचेंगे। उसके बाद जो उससे पैसा आएगा उसे घर खर्चे के लिए तो मतलब हो ही जाएगा, और उसके लिए यहाँ पे और अलग से काम कर रहे हैं हम लोग, तो दोनों मिला के मतलब कुछ करने के लिए घर खर्च के लिए निकल जाता है, और इससे हम लोग थोड़ा आत्मनिर्भर भी बनेंगे, अपने से कुछ करेंगे तो कुछ अच्छा भी लगेगा हम लोग को। एक अंडे की कीमत कितनी लगाई है? जैसे बाज़ार में अभी अंडे की कीमत 7 रुपये है, इन मुर्गियों के अंडे की कीमत कितनी है? अभी तो शुरुआती है इसलिए अभी साइज़ थोड़ा छोटा है इसका, तो अभी जैसे बाज़ार में 70 रुपये दर्जन है तो हम लोग 60 रुपया, 80 है तो 70, या तो फिर एक अंडे का 5 रुपया, 5.5 रुपया जैसे देख के बन जाता है। ये थी हमारे साथ राधे राधे स्व सहायता समूह के अध्यक्ष, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से वो अंडे यहाँ मुर्गी जो देती हैं उसका उत्पादन करती हैं बाज़ार में। अभी इन अंडों की कीमत फ़िलहाल कम है, लेकिन बाद में इनका कहना है कि इन अंडों की कीमत ज़रूर आगे बढ़ेगी, और ये किस तरीके से इन्हें बेच करके स्वावलंबी बन रही हैं, अपने घर परिवार में सहयोग कर रही हैं इस काम को करके। तो डॉक्टर संदीप मढ़रिया जी भी मौजूद हैं, आइए उनसे हम कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से वो इस हैचरी फार्म की देखभाल करते हैं, महिलाओं को किस तरीके से संगठित करके कार्य करवाते हैं। सर बताएंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और महिलाओं का किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं? जी, सबको जय जोहार। हम लोग यहाँ पे मुर्गी फार्म, लेयर मुर्गी फार्म है, दुर्ग ज़िले का गौठानों में सबसे पहला लेयर मुर्गी फार्म है, वहाँ खड़े हैं। हमारे यहाँ एक ये जो महिला समूह हैं, इनको शासन द्वारा जो है ये स्ट्रक्चर बना के और मुर्गियाँ दी गई है, और ये अपने लगन से यहाँ काम कर रही हैं। इनको ट्रेनिंग दिया गया है कि उसको कैसे रख रखाव करना है, उसका दाना पानी कितना देना है, और उसके बाद उसके अंडे का कलेक्शन कैसे करना है, उसको करने के बाद उसको मार्केट में किस तरह से उसको बिक्री भी करना है, इसके बारे में भी ट्रेनिंग दिया गया है। जी। कितनी महिलाएं अभी यहाँ काम कर रही हैं? अभी इस समूह में 15 महिलाएं हैं जो रोटेशन बेस से आती हैं, क्योंकि घर का भी काम रहता है, तो इसको अपने अतिरिक्त आय के रूप में देख रही हैं, तो इसलिए ये लोग रोटेशन बेस से आती हैं, कभी 4 कभी 5 ऐसा करके काम के सुविधा के जी, अपने सुविधा के अनुसार। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जैसे आम मुर्गियाँ होती हैं, आम मुर्गी और ये लेयर मुर्गी, इसमें क्या अंतर है, क्या फ़र्क है दोनों? जी, जैसे आम मुर्गी है हमारी देसी मुर्गी, वो साल भर में 120 से 150 अंडा ही देती है, जबकि ये जो लेयर मुर्गी है जिसको वाइट लेग हॉर्न बोलते हैं, तो इस मुर्गी की प्रजाति ऐसी है कि 280 से 320 तक, यानी एवरेज माने साल में 300 अंडा इनसे आ जाता है। तो क्या है, ये लेयर फार्म ही है, अंडा बेचने के लिए ही इसको रखा गया है। तो जितने ज़्यादा अंडे आएंगे इनका मार्केट में प्राइस अधिक मिलेगा, और इनका खुद का बेनिफिट उतना मार्जिन अधिक मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की इस योजना? जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ऐसी महत्वाकांक्षी योजना लाए हैं। साथ में हमारे कलेक्टर साहब और जिला पंचायत सीओ सर आए थे, और उन्होंने महिलाओं के जुझारूपन को देखकर और मांग को देखकर कुछ ही दिनों में ये लेयर मुर्गी फार्म का स्ट्रक्चर डाल दिए, और महिलाएं भी उत्साहित हैं। और अभी ये शुरुआती है, अभी 18 से 19 सप्ताह ही हुए हैं। 20 सप्ताह के होने के बाद इसका पीक प्रोडक्शन आएगा। उस समय अंडे का जब संख्या बढ़ेगा और महिलाओं के हाथों में आमदनी बढ़ेगी और उनके हाथ में पैसा आएगा, तो ये लोग खुश अभी भी हैं, लेकिन और ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ये थी नगपुरा गांव के राधे राधे स्व सहायता समूह की कुछ महिलाएं और यहाँ की अध्यक्ष और डॉक्टर संदीप मढ़रिया, जिन्होंने काफ़ी सारी बातें इस लेयर फॉर्म को लेकर के बताई, और प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की जो ये महत्वाकांक्षी योजना है उसका सभी महिलाओं ने दिल से आभार व्यक्त किया है। उनका कहना है कि अभी ये शुरुआत है, लेकिन आगे जिस तरीके से ये फॉर्म में तरक्की करते जाएगा उससे महिलाओं की भी तरक्की होती जाएगी। और वो जो है, अभी तक महिलाएँ, जो गाँव की महिलाएँ अक्सर देखा गया है कि घरों में रह करके अपना जीवन यापन करती थी, अब वो धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू कर रही हैं और स्वावलंबन की तरफ एक कदम बढ़ा रही हैं। बिल्कुल स्वाभाविक है। उन्होंने प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल का दिल से आभार व्यक्त किया, और उनका कहना है कि इस तरह की योजना भविष्य में और आएगी तो वो और आगे भी इस तरीके के कार्य करेंगी और अपने समूह का नाम जो है आगे बढ़ाएंगी। मुर्गी पालन के साथ साथ ये और भी कार्य करना चाहती है। अगर इन्हें प्रशासनिक सुविधा मिले तो ये इस कार्य में बिल्कुल आगे बढ़ करके सहयोग करना चाहेंगी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से मैं वीना दुबे।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस किसान के प्रदेश महासचिव दुर्ग संभाग प्रभारी हरिओम सोनी ने सावन पर्व पर जनता को बधाइयां दी। सावन माह के अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस किसान के प्रदेश महासचिव ने सभी प्रदेशवासियों को सावन पर्व की बधाई देते हुए भगवान शिव से प्रदेशवासियों की खुशहाली एवं मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना की है। जय जोहार संगवारी हो। मैं हरिओम सोनी छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस का प्रदेश महासचिव एवं दुर्ग संभाग प्रभारी। मैं सावन पर्व की हार्दिक बधाई हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को एवं समस्त प्रदेश किसान कांग्रेस के समस्त मेरे पदाधिकारी और कार्यकर्ता गण को देता हूं और मेरे जितने भी अन्नदाता छत्तीसगढ़ में और जो भी कृषक कार्यों से जुड़े हुए हैं उन सभी को सावन पर्व की हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ जी उनको निरंतर प्रगति दे, नई ऊंचाइयों पर ले जाए, अच्छी फसल हो और अच्छी बारिश हो और प्राकृतिक आपदा जिस प्रकार आज पूरे देश पे चल रही है, मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उनकी रक्षा उनको दूर करे और जन को रक्षा करे, सबका कल्याण हो, समस्त चराचर का कल्याण हो। हर हर महादेव। ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।